तो आपको बता दें कि सुपर 100 पहल बहुत ही महत्वाकांक्षी पहल है और आप देख सकते हैं सीएम मनोहर लाल अब छात्रों से खुद संवाद करने वाले हैं। हमारे बीच में हरियाणा सरकार में मेरे साथी शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी, विधानसभा में हमारे अध्यक्ष और यहाँ पंचकुला से विधायक माननीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, इसी क्षेत्र के अम्बाला लोकसभा क्षेत्र के हमारे सांसद श्री रतनलाल कटारिया जी, स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त प्रधान सचिव श्री महावीर सिंह जी, उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री आनंद मोहन शरण जी, विभाग के महानिदेशक डॉक्टर चंद्रशेखर खरे जी, माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक श्री जे गणेशन जी, हमारे यहाँ के डीसी साहब, उपस्थित सभी अन्य अधिकारीगण और हमारी आशाओं के प्रति युवा शक्ति इस देश की भविष्य की बागडोर को ध्वजवाहक के रूप में आगे बढ़ाने वाले मेरे नौजवान साथियों, होनहार विद्यार्थियों, आज बहुत ही एक खुशी का ये प्रसंग है कि एक प्रतिभा वो हमारे सामने बैठी है। वो प्रतिभा जिसको तलाशने और तराशने की बात महावीर जी ने की है, ऐसे सब बंधु इस वर्ष के ऐसे जो प्रतियोगी हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा 2020 जिन्होंने सफलता प्राप्त की, और इसी प्रकार से जो IIT JEE एडवांस परीक्षा 2021 इसके जो हरियाणा प्रदेश के जितने भी सफल ऐसे प्रतिनिधि हैं आज वो यहाँ आए हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही उनके माता पिता, उनके शिक्षक और खास करके हमारी जो सुपर 100 के माध्यम से जो IIT JEE के एडवांस 2021 के जो यहाँ प्रतिनिधि चुन करके आए हैं, उनका श्रेय तो मैं निश्चित रूप से हमारे सुपर 100 के अग्रणी जो हमारे शिक्षक हैं, जो सारे इस विषय को देखते हैं, श्री नवीन मिश्रा जी, मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, जैसे हमको ये सफलता मिली है, निश्चित रूप से इसका श्रेय हमारे माता पिता को, हमारे शिक्षकों को भी जाता है, और इसका वातावरण न केवल अपने गांव और शहर में बल्कि पूरे प्रदेश में और देश में भी ये जाता है कि कौन से प्रदेश के कितने जो छात्र हैं वो पढ़ लिख करके आगे इस कदम पर, इस सफलता पर आगे बढ़े हैं, उसका जो नाम है उस प्रदेश के नाम को भी ऊंचा रोशन करता है। हम भी गौरवान्वित हैं। आप मुझे देख करके खुश हो रहे होंगे कि नहीं हो रहे होंगे, लेकिन मैं आपको देख करके बहुत खुश हो रहा हूं आज। क्योंकि आखिर इस प्रदेश की जिम्मेवारी जब हमने संभाली थी 2014 में, तो विचार किया था कि प्रदेश की कोई एक दिशा की प्रगति नहीं, सर्वांगीण प्रगति, सर्वांगीण उन्नति, हर क्षेत्र की उन्नति ये चाहिए। चाहे वो रोजगार है, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो स्वास्थ्य है, चाहे वो भौगोलिक विकास है, चाहे हरियाणा का नाम, हरियाणा का गौरव ऊंचा करने के लिए देश और दुनिया में अपना नाम कमाने की बात है। ये सब बातें हमने करनी है। तो काम के नाते से काम बहुत है, लेकिन उसको करने के लिए हमको जब आप जैसे साथी और सहयोगी मिल जाएंगे तो ये रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी जैसा कहा, सबका साथ, आगे क्या कहा, सबका विकास, और फिर क्या जोड़ा, सबका विश्वास, और फिर क्या जोड़ा, सबका प्रयास। चारों चीजें चाहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो हमारा सबका प्रयास होगा तो हम हरियाणा को कहीं का कहीं ले जा सकते हैं। इसलिए हमें इस अवसर पर
जहां से हमारी यात्रा शुरू हो रही है। प्रदेश के हित में तो यात्रा अब शुरू हो रही है। अभी तक तो हमने अपनी पढ़ाई की और उस पढ़ाई के नाते से अपना किस प्रकार से दिशा तय करके और एक हासिल करना अपना लक्ष्य, उस लक्ष्य को हासिल करने तक यहाँ आए हैं। लेकिन आज से हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। हम में से चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई आईआरएस बनेगा, कोई देश को यानी प्रगति के नाते से बड़ा औहदे के ऊपर जाएगा, जेईई के नाते कोई बड़ा इंजीनियर बनेगा। और अभी तो हमारी नीट की परीक्षा का परिणाम आने वाला है, जैसा बताया, हो सकता है उसमें से भी बहुत से लोगों को सफलता मिले, उधर आगे बढ़ जाएंगे। तो क्षेत्र कोई भी हो, उस क्षेत्र के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मुझे खुशी है एक और बात की भी कि मेरे साथ हर वर्ष एक 25-26 सदस्यों की एक टीम सहयोगी के रूप में काम करती है, जिसको मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी CMGG ऐसा नाम दिया गया है। और इस बार की इस सिविल सर्विसेज में एक हमारा बंधु जो सोनीपत में CMGG था आज से 4 वर्ष पहले, प्रणव विजय वर्गीस, उसको 65वां स्थान मिला है। ये हमारे बीच में 65वां रैंक। तो सरकार के साथ एक वर्ष काम करने का इनका अनुभव, वैसे तो इनकी प्रतिभा पहले से भी है, तभी बैठे, इनकी प्रतिभा पहले से भी है तभी यहां चुन करके आए थे, लेकिन फिर भी इनका जो अनुभव है वो इनको और आगे लेके आया होगा। क्योंकि हम एक वर्ष के इस कार्यकाल में हर प्रकार के काम इनसे करवाते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी का डिजिटल सेवा ये काम हो, शिक्षा हो, लिंग समानता, स्वच्छता, कृषि, औद्योगिकरण, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, कई प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से होते हैं। तो एक मन में एक विचार आता है कि इन सब कार्यक्रमों में यदि भाग लेकर के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक है शिक्षा ज्ञान, एक है फिर उसका अनुभव एक्सपीरियंस। तो अनुभव और एक्सपीरियंस से भी आदमी बहुत कुछ सीखता है। तो इस नाते से ये जो हमारी CMGG की टोली है आज वो भी बड़ी खुश हो रही होगी कि हमारा भी एक साथी और जो IAS के सिविल सर्विसेज में पहुंचा है। हमारे इस हरियाणा से सिविल सर्विसेज की जो संख्या गिनी जा रही थी, तो पहले दिन समाचार मिला कि 29 लोग आए हैं, फिर बढ़ते बढ़ते 32 हो गए, 36 हो गए, क्योंकि वो पूरी सूची में कोई प्रदेश का नाम लिखा हुआ नहीं होता। अभी कल तक तो मेरे पास संख्या 56 की थी, आज ये कितने 59 बता रहे हैं, 60 59 हो गए हैं। तो हर दिन कोई ना कोई उसमें से निकल के आ रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में कितने लोग 700 कितने चुने गए हैं, 761। तो उनमें हरियाणा के साथ किसी भी प्रकार का संबंध है, हम उनको हरियाणा प्रदेश के नाते से जुड़ा हुआ मानते हैं। तो 60 के लगभग हमारे ये प्रशासनिक सेवा के अंदर चुन करके आए हुए बंधु, और इसी प्रकार से 29 जो हमारी जो सुपर 100 कार्यक्रम, इसमें जेईई की परीक्षा पास करके आने वाले बंधु, इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि हर साल ये संख्या अपनी बढ़ती रहे, ये प्रतिभा अपनी बढ़ती रहे। क्योंकि खुशी इस बात की भी है कि जेईई की जो बंधु हैं सुपर 100 के, वैसे तो हो सकता और भी पास हुए होंगे, लेकिन ये सब सरकारी स्कूलों के माध्यम से पढ़े हुए ऐसे विद्यार्थी जिनके अंक 80% से ऊपर आते हैं, उनको हम फ्री कोचिंग सुपर 100 के इन संस्थानों में दिलाते हैं। और ये सुपर 100 के संस्थान पिछले वर्ष तक 2 ही थे, पंचकुला और रेवाड़ी। पिछले वर्ष भी अच्छा परिणाम आया, तो हमें लगा कि इस हम पद्धति को और आगे तो नहीं बढ़ाए, तो हमने उसको 4 कर दिए। साथ में करनाल और हिसार चालू हो गए कि नहीं हो गए? अभी हो गए इस बार, लेकिन इस बार परिणाम अभी अगले बार आएगा उसका। ये जो परिणाम अगले जो 2 सेंटर बढ़े उनका अगले साल आने वाला है। अभी तो 2 ही सुपर 100 का ये परिणाम है, और अगर 4 होंगे तो मैं आशा करता हूं कि अगली बार 56 दूना 52 ही नहीं, बल्कि और इससे भी ज्यादा जाएंगे। हम लोग स्कूली शिक्षा को बढ़ाने के लिए या हायर एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, वैसे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत और घोषित की है, बहुत आयाम ऐसे नए नए, जिसमें हमारी शिक्षा पद्धति को किस प्रकार से यानी राष्ट्र हित में बनाया जाए,
अभी तक की जो शिक्षा पद्धति, जो एक प्रकार से अंग्रेजों की जो देन थी, उस पर वही छाप पड़ी हुई थी, मैकाले की शिक्षा। लेकिन इस देश के साथ जुड़ करके चलने वाली देशभक्ति की भावना, मानव हित में काम करने वाले लोग और कहीं अपने देश की अलग पहचान बना करके आगे चलने वाले लोग, क्योंकि समय के हिसाब से चीजें बदलती हैं, तो बहुत चीजें बदल करके और स्व की भावना ज्यादा पैदा हो, इस नाते से उसके अंदर बहुत से आयाम खड़े किए हैं। 3R एजुकेशन तक सीमित नहीं है, उससे आगे भी शिक्षा में बहुत कुछ होता है। नैतिकता, मोरालिटी, नेशनैलिटी, ये सब चीजें भी शिक्षा के साथ जुड़ी हुई होती हैं। उसका जो नेशनल एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो घोषित की है, लक्ष्य तो रखा गया कि देश भर में 2030 तक इस पॉलिसी को हम लागू करें। हमारी टीम ने बैठ करके विचार किया, सब पहलुओं पर विचार करने के बाद प्रश्न आया कि 2030 ही क्यों। सबने बड़े उत्साह से, बड़े एक दृढ़ निश्चय से तय किया 2030 नहीं, हरियाणा में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2025 तक लागू कर देंगे, 5 वर्ष पहले लागू करेंगे। क्योंकि कोई चीज कठिन नहीं होती है, काम करने के मन में प्रेरणा होनी चाहिए, कोई कठिन नहीं। हमने सारी टीम को लगा दिया, हायर एजुकेशन काउंसिल, फिर सभी वाइस चांसलर, सभी प्राइवेट सरकारी जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, जितना हमारा शिक्षा विभाग का पैराफर्नेलिया है, सबको कहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जल्दी करें। अब चीजें बड़ी भी हैं, छोटी भी हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय आया कि कुछ संस्थान ऐसे नहीं हो सकते कि जहां बच्चा प्रारंभ से लेकर के और आखिरी पढ़ाई तक वहीं करे, या अर्थात KG to PG, ये नहीं हो सकता क्या? हमने कहा हो सकता है। हमने दोनों यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को बुलाया, कुरुक्षेत्र और रोहतक इस वर्ष से KG to PG ये कक्षाएं शुरू कर रहे हैं। उस विद्यार्थी को बाहर कहीं नहीं जाना है। आज वो 3 वर्ष का, 5 वर्ष का वहीं आके पढ़ेगा और PG तक वहीं पढ़ेगा, ताकि उस शिक्षा संस्थान के साथ जुड़ करके और कोई लंबे समय तक भी उसकी अपनी योजना, वरना ये संस्थान बदलते बदलते भी व्यक्ति का बहुत कुछ, उसके जो रिसोर्सेज है वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इस पद्धति को बहुत सराहा गया है। हमने युवक को प्रेरणा देने के लिए, पढ़ाई में वो क्यों आगे आए, कुछ ना उसके अंदर एक इंस्पिरेशन ये भी होनी चाहिए, प्रेरणा तो जागे। यहां क्या होता था, पढ़ाई की कीमत हरियाणा में बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि पढ़े लिखे नौजवान को कुछ लोग उनका जो प्रतिभा जो थी उसको नकार देते थे, कहना चाहिए हाईजैक कर लेते थे कि नौकरी में कहीं पर्ची कहीं खर्ची, ये चलती थी। पढ़ने वाले को कुछ चार्म नहीं था, पढ़ लिख करके और मुझे कुछ मिलना नहीं है तो पढ़ने का फायदा क्या है। एक चुटकुला चलता मजाक में, जो हम सुना करते थे बहुत पहले, कि एक नौजवान नौकरी के लिए चला गया, परीक्षा दे के आया, परीक्षा में तो जैसे जैसे पास हुआ, इंटरव्यू के समय, क्योंकि खेल सारे इंटरव्यू के समय होते रहे हैं, इंटरव्यू के समय, साक्षात्कार के समय परीक्षक ने उससे पूछा, बेटा लाल किला कहाँ है? तो उन्होंने कहा लाल किला तो चेन्नई में है। उन्होंने कहा बेवकूफ, तुझे पता नहीं लाल किला कहाँ है? अच्छा मैं बताता हूँ, ठीक बताता हूँ, कहाँ है? लाल किला कलकत्ते में है। तो देख आखिरी अवसर है, बता देगा तो ठीक, नहीं तो फिर मांगना पड़ेगा। कहले अच्छा साहब ये बताओ, अगर मैं ये बता दूं कि लाल किला आगरे में है तो नौकरी मिल जाएगी? यानी कटाक्ष था। कहते यहां कुछ भी बताओगे तो होना है वो होना है। हमने उन सब चीजों को बंद किया, मिशन मेरिट शुरू की कि नौकरी मिलेगी तो मेरिट पर मिलेगी, उसकी शक्ल देख के नहीं मिलेगी। बहुत कठिनाई झेलनी पड़ी, लेकिन जब उस चीज को हमने लागू कर दिया, पिछले 5 वर्ष का जो पहला कार्यकाल है, 83,000 ऐसे मेरिट के ऊपर हमने जो भर्ती शुरू की, चाहे वो किसी भी A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास, सब की 83,000 हमने अपॉइंटमेंट्स मेरिट के ऊपर की। चाहे पुलिस की भर्ती थी, वो भी TRP प्रोसेस, ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के माध्यम से उनकी भर्ती की। तब ये विद्यार्थियों को लगा कि नहीं वास्तव में पढ़ाई का महत्व है,
और उसके बाद जितने कोचिंग सेंटर खाली थे वो सारे भर गए। कोचिंग सेंटर वाले धन्यवाद करके गए, आपके कारण से हमारे कोचिंग सेंटर भर गए। लाइब्रेरीज, पब्लिक लाइब्रेरीज, हिसार की लाइब्रेरी का मुझे समाचार मिला कि वो आवरली, क्योंकि सीमित संख्या होने के कारण से स्लॉट देते हैं। आवरली स्लॉट में रात को 2 बजे से लेकर 3 बजे तक स्लॉट में भी विद्यार्थी जाकर पढ़ने के लिए वहां जाते हैं, रात को 2 बजे, क्योंकि पढ़ाई करनी है, तभी कुछ मेरिट बनेगा। तो इस मिशन मेरिट को हमने शुरू किया। जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें थी ह्यूमन इंटरफेस की बजाय उनको सबको एक ट्रांसपेरेंट तरीके से टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर ऑनलाइन किया। हमने ये जो कर्मचारी हैं इनकी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी ये लागू की, सबसे पहले अध्यापकों में की, बड़ी संख्या है। और जब कभी हम अपने शासन से पहले सेक्रेटरीट में आते थे और संयोग से 4th फ्लोर मुख्यमंत्री वाला जो फ्लोर होता है वहां जाके देखते तो भीड़ लगी होती थी ट्रांसफर वालों की, भरा रहता था। क्या तमाशा है? तमाशा ये है हर आदमी पर्ची लेकर के दौड़ा होता है। हमने कहा इसको बंद करेंगे और ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के बाद वो 80,000 टीचर, 93% टीचर ऐसे हैं जो इस सिस्टम से संतुष्ट होकर गए। 93%। अब कोई टीचर ट्रांसफर के लिए हमारे पीछे पड़ता है? बताइए, अधिकारी शिक्षा वाले आता है कोई? शिक्षा मंत्री के भी ऑफिस में नहीं आता। हो गई क्योंकि ये एक परेशानी है, उस परेशानी को दूर कैसे करना, केवल यही नहीं। हमने कहा जितनी समस्याएं हैं मानव जीवन की, यानी उनकी रहन सहन की शैली की, उन सब समस्याओं की जानकारी लो और उसका हल निकालो। हर एक चीज का हल है, कोई समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान नहीं है। तो समस्याओं को लाने के बाद समाधान करना हमारा काम है। हमने निरंतर कई चीजें गांव के अंदर स्वामित्व योजना हमने चलाई, हमने सीएम विंडो के माध्यम से लोगों की पर्चियां पकड़ के उनके घर में बैठे हुए उनको काम दिया। पीडीएस सिस्टम, उनको बायोमेट्रिक्स के आधार पर वो सब किया। बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस भी हम लेने लगे कि तो ठीक है, कोविड में थोड़ा राहत मिल गई है सब कर्मचारियों को, वरना तो एक बार कर्मचारी से परेशान हो गए थे, क्या सुबह 9 बजे जाकर के अंगूठा लगाओ। मैंने तो ये कहा कि एक मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर भी लगा दो बायोमेट्रिक मशीन, मेरी भी आईडी तो लगे, मैं कितनी देर जाता हूँ। तो आखिर हमारी ड्यूटी है, उस ड्यूटी का पालन करना, समय का पालन करना। नहीं, आपको अगर आना है, छुट्टी लेनी है, छुट्टियां बहुत हैं, ऐसा नहीं कि छुट्टियां कम मिलती हैं, बल्कि कई बार तो लगता है कि छुट्टियां ही ज्यादा, थोड़ी ये भी कम कर देनी चाहिए। तो आखिर हम हमारे साल में 365 दिन है और व्यक्तिगत जीवन के लिए जितना सप्ताह में 1 दिन चाहिए, 2, चलो अब तो 2 मिल जाते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद भी लगातार साल भर में 50-60 छुट्टियां और चली जाती हैं, 50-60 चले ठीक है, क्या बचा? बाकी साल में कुछ बचा ही नहीं। अब ये चीजें सुधार के हमको आगे बढ़ानी है। मैं आपके सामने ये विषय इसलिए रख रहा हूं कि आप जिस ओर आगे कदम बढ़ा रहे हैं, खास करके सिविल सर्विसेज वाले लोग, इन सब चीजों पर बारीकी से सोचना है। क्यों? अगर मन में ये आ गया कि जो चल रहा है उसको चलने दो, हम क्यों बीच में चक्कर उठे, या कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हो सकता, अगर ये सोच बन गई तो हम सुधार नहीं कर सकते सिस्टम में। सुधार तभी कर सकते हैं कि हाँ, जो समस्या उसको हल करने के लिए इसका हल हो सकता है, हल हो सकता है, फिर उसके पीछे पड़ जाएंगे हम। मुझे तो 7 साल का कार्यकाल अपना ये ध्यान में आता है कि समाज की जो समस्याएं उनको सबको हल करने के लिए हम लगे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री जी का। कभी कभी हमको लगता था पता नहीं हम जो कर रहे हैं ठीक है कि नहीं है, लेकिन कल जो उन्होंने मोहर लगाई है और जिस प्रकार से उन्होंने कहा है, तो मुझे संतोष हुआ कि हम ठीक दिशा में चल रहे हैं। अंत्योदय जो वास्तव में हमारे दिल के निकट पहुंचना चाहिए कि आखिर समाज में हमारे जिम्मे कल्याणकारी व्यवस्थाएं बनानी है, तो कल्याण तो उसी का जिसकी जरूरत है। जिसकी जरूरत नहीं है उसको कल्याण की क्या करना, उसका वो अपना कल्याण अपने आप कर रहा है। लेकिन जो वास्तव में गरीब है, वास्तव में जो किसी चीज का पात्र है पाने का, वो सरकारी योजनाओं को
सरकारी योजनाएं बनती हैं। लगभग 580 योजनाएं सरकारी आज हैं, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की। हम लोगों के सामने परोस देते हैं, अखबार में प्रकाशित कर देते हैं या कोई पत्रक भेज के उनको बता देते हैं, बोर्ड लगा देते हैं, जिसको जरूरत है आकर के फार्म भरो और ले जाओ। अब जिसमें थोड़ा समझदारी है, थोड़ा दमखम है या थोड़ा चालाकी है, वो सब प्रकार की योजनाओं का लाभ ले जाएगा। लेकिन वास्तव में जिनकी जरूरत है, कई बार तो ऐसे लोग भी हैं उनके मुंह में जबान भी नहीं है, वो पहुंच भी नहीं सकते उस काउंटर पर, और काउंटर पर पहुंच जाते हैं तो सामने जो बैठा हुआ वो कैसे भगा करके उनको भगा देगा, उसके कई नमूने हैं। उसको उसके मन में पीड़ा नहीं होती कई बार कि मुझे ये वास्तव में इसकी जरूरत है, इसको पूरा करना है। हमें समाज के हित में, समाज मेरा है इसलिए वो हित भी क्यों करना है, क्योंकि समाज मेरा है, ये सोच करके मुझे इसकी पीड़ा को दूर करना है। उसके प्रति संवेदनशीलता, सेंसिटिवनेस ये चाहिए। अगर हम उसके प्रति सेंसिटिव हैं तो हर रास्ता खोज के उसको बताएंगे तुम्हारा भला इस तरीके से हो सकता है। तो ये आज से ही, अभी तो हमारी ट्रेनिंग होनी है, ट्रेनिंग में अपना जो मंसूरी का इंस्टीट्यूट, लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट है ना, अब उसका नाम लाल बहादुर शास्त्री रखा गया होगा तो बड़ा सोच समझ कर रखा गया होगा। क्यों रखा गया होगा? लाल बहादुर शास्त्री के जीवन की कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो वास्तव में प्रेरणा देती है। जब कभी वो आजादी के आंदोलन में शिरकत करते थे, सारे नेता, बहुत लोगों ने उसमें किया आजादी के समय, तो एक बार उनको जेल हो गई। जो संगठन थे जो इस काम में लगे हुए थे, वो संगठन के लोग उनके परिवार के लोगों को जो आवश्यकता होती थी खर्चे के लिए, वो घर में पैसा पहुंचाते थे। तो एक बार इनकी पत्नी इनको मिलने के लिए आई जेल के अंदर, तो उन्होंने पूछा घर का काम ठीक चल रहा है? उन्होंने कहा वो जो संगठन के लोग आते हैं और वो हर महीने मुझे पैसे देके जाते हैं, मैं उससे काम चला लेती हूँ। कितना पैसा देके जाते हैं? उनका मुझे 50 रुपये हर महीने मिलता है। तो 50 रुपये काम चल जाता है कि गुजारा तो 40 रुपये में हो जाता, 10 रुपये में बजा के रख लेती हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी ने सुना, पत्नी चली गई, तुरंत कागज उठाया और पत्र लिखा उस संगठन को कि आप मेरे घर में 50 रुपये भेजते हैं, मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूं, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि आप अगले महीने से 50 नहीं 40 रुपये भेजना, 50 मत भेजना। ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री। तो लोकमान्य तिलक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि दिन भर ये संगठन का काम करते थे और संगठन के ऑफिस में जाकर के वहां सब कुछ करते थे। पेन होता, पेन उस समय भी था, जेब में रख के ले आते थे, घर में आते थे, पेन अपना पास रखते ही थे। घर में जब आते थे तो अपना घर का काम करना होता था तो उस पेन का उपयोग नहीं करते थे, दूसरे पेन का उपयोग करते थे कि ये मेरा सार्वजनिक सामाजिक पेन है, ये मेरा घरेलू पेन है, मैं घर के पेन की शाही से अपना घर का काम करूंगा और सामाजिक पेन से समाज का काम करूंगा। ये लोकमान्य तिलक की बात है। तो कितना अपने आप ये अंतर समझ में आते हैं चीजों के कि समाज क्या है, मैं क्या हूं, मुझे समाज को कुछ देना है, लेना नहीं है। और ये केवल बड़े होने के बाद ये अकल आई तो उसका कोई फायदा नहीं है। ये समझ आज ही आनी चाहिए। और अगर कहीं हमने सोच लिया कि भाई ठीक है, आज हम अच्छे अंकों से पास हो गए हैं, अंकों से पास होने के बाद कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा और मुझे तो नौकरी करनी है और नौकरी करके पैसा कमाना है, ये सोच अच्छी नहीं है। क्योंकि समाज के अंदर एक अच्छी दिशा देना, ये हमारी तरफ लोग देखेंगे। जब हम उच्च कोटि के अफसर बनेंगे कहीं, आखिर समाज तो हमारे इस नेटवर्क को, आईएएस के नेटवर्क को, लोकमान्य अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस सिस्टम को क्या कहा था? आयरन स्टील फ्रेमवर्क ऑफ एडमिशन, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। यानी स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया का मतलब इसी के ऊपर हमारा भारत खड़ा हुआ है। ये जो ताना बाना है ये बड़ा मजबूत है, स्टील फ्रेम का, लोहे जैसा। अगर ये कहीं हिल गया या इसके ऊपर से समाज का विश्वास उठ गया तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। पॉलिटिकल लोगों को तो कई बार विश्वास हो जाता है तो सत्ता में ले आते हैं, 5 साल वाला विश्वास उठता है तो उठा के फेंक देते हैं। लेकिन एक आईएएस आईपीएस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम,
इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के ऊपर विश्वास बना रहना चाहिए और वो तभी बना रह सकता है जब हम मजबूती से अपने संस्कारों के साथ एक दिशा जो समाज को देनी है उसके साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम जो अपना जिम्मेवारी है, अपना दायित्व है, उसको पूरा करेंगे। आज आप लोग यहाँ आए हैं, परिवार के सब लोग आए हैं, सभी को प्रति ये जो सम्मान समारोह है, इस समारोह में आप सबके प्रति मैं अपनी ओर से अभिनंदन भी करता हूँ। आपके माता पिता को भी बहुत बधाई देता हूँ, शिक्षकगण को बहुत बधाई देता हूँ और इसी प्रकार आप अगले वर्षों में इससे बड़ी संख्या में आप लोग चुन करके आए, अपनी मेहनत